वेलकम टू रिसर्च डिजिटल। आज हम लेकर आए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम लाए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि आपकी सीए फाउंडेशन, सीपीटी, सीएमए, सीएस सभी कोर्सेस में काम आने वाली है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो ये हैं आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आइए आगे बढ़ते हैं। एंटिटी प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। तो एंटिटी सबसे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसका नाम एंटिटी क्यों है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल इसे बोलते हैं डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पर्सनल ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब क्या है बिजनेस एंटिटी और पर्सनल एंटिटी, समझ में आ रहा होगा कि दोनों में फर्क क्या होता है। तो इसमें पर्सनल एंटिटी में जो ट्रांजैक्शंस हैं और बिजनेस एंटिटी में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको अलग करती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, जो डिपेंड करता है एंटिटी के ऊपर में कि किस एंटिटी में आपका काम हो रहा है। ठीक है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो मनी मेजरमेंट, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मनी मेजरमेंट क्या है। Only those transactions which are capable of being expressed in money are recorded। ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि मनी मेजरमेंट क्या है। क्यों बोलते हैं हम इसको मनी मेजरमेंट? क्यों? तो इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हैं रिलेटेड टू मनी, मनी को रिलेटेड करके ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट। As per money measurement, we record the transactions and event which we can show in money। ठीक है, इसलिए इसको मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जब हम बुक्स बनाते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक टाइम होता है, एक फ्रेम होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये क्या है? पीरियड है। किसकी? अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच स्टेट दैट ए बिजनेस शुड रिपोर्ट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट टू ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। क्या है कि यहां पे हो गया ना 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्या है? स्पेसिफिक टाइम है। और इसके अलावा भी होता है इसमें, दिस पीरियड कैन बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली और एनी अदर इंटरवल्स, जो भी है। तो मोस्टली हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दिस इज अकाउंटिंग पीरियड, इसको बोलते हैं। अब जैसे किसी किसी कंपनी में होती है कि हमें क्वार्टरली ऑडिट करना है, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, तो 31 के बदले आप ये नहीं है कि वो कंपनियां जो शो करती हैं वो मैनेजमेंट के ऊपर में है कि किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है जिनको मानकर क्वार्टरली ऑडिट होती है। कुछ कंपनियां मैनेजमेंट चाहती हैं कि हम इसे हाफ ईयरली ऑडिट रखें, तो वो भी एक टाइम फ्रेम है, लेकिन वो हमारे अकाउंटिंग पीरियड
ऐसा अकाउंटिंग पीरियड नहीं है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, वो अकाउंटिंग पीरियड अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोइंग कंसर्न। ठीक है, गोइंग कंसर्न बोलने से क्या समझ में आ रहा है कि it is assumed that enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or curtailing materiality the scale of its operations। अब गोइंग कंसर्न बोलने से क्या समझ में आ रहा है, जो काम हमारा चल रहा है, जिस सिस्टम से काम हमारा चल रहा है, तो कोई भी नहीं चाहता उसमें कुछ कट हो जाए, कुछ शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न, जो हमारा चले आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो कंसिस्टेंसी जो होता है उसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। इट इज टू ensure that transaction or events are recorded in the same way one accounting year to another accounting year। तो लास्ट ईयर जो हमने अकाउंटिंग मेथड्स लगाए थे, यदि कुछ गवर्नमेंट का ऐसा गाइडलाइन कुछ नहीं आया कि जो हमें चेंजेस करना पड़े, तो वो एक अलग बात है। लेकिन तो मेथड्स जो है हमारे, सिस्टम जो है हमारा, तो वही क्या करते हैं, हम कैरी करते हैं अगले साल भी। तो इसको बोलते हैं जो हमने पिछले साल किया उसी को आगे कंसिस्ट कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या है, सिंपल सी चीज है। आप इतना समझिए, जो प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है उसमें क्या होता है, एंटिसिपेटेड लॉसेस आर रिकॉग्नाइज्ड बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट आर इग्नोर्ड। मतलब प्रॉफिट जो होता है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, उसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी लाइन है, इसको आप समझ लीजिए। प्रूडेंस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू कंसिस्टेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, financial statement must disclose all relevant and reliable information। अब जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें सारे जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उसको हम लोग क्या रखते हैं, रिलायबल बेसिस पे रखते हैं, फुल डिस्क्लोज करके रखते हैं। और वो ऑडिटर आएंगे और चेक करेंगे कि इनकी बेसिस क्या क्या है काम करने के। ठीक है, तो हमने जो काम किया उसको सही तरीके से रखा है और उस काम को हमने कुछ हाइड नहीं किया। तो ये हो गया हमारा किस प्रिंसिपल के तहत काम कर रहे हैं, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जो इसमें कुछ गलत नहीं है, मैंने इंटेंशनली कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा डिफाइन करता हूं मैं। ऑल रिलेवेंट आइटम्स द नॉलेज ऑफ which might influence the decision of user of financial statement should be disclosed। समझ में आ रहा है, जो भी हमने काम किया है, जिस आइटम्स को लेकर हमने काम किया है, उसकी उस आइटम के बारे में जो हमने अकाउंटिंग किया है, वही हमारा मेटेरियलिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा कि आज हमने क्या पढ़ा। छोटा सा चैप्टर था और कोशिश करिए समझने की। ओके, थैंक यू, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
जिनको कुछ मदद मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।